नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शीना हत्या केस में अब आमने सामने की पूछताछ। कमिश्नर राकेश मारिया करेंगे सबसे सवाल जवाब। इंद्राणी, ड्राइवर श्याम, संजीव खन्ना, थोड़ी ही देर में पूछताछ। और पूछताछ में सबसे अहम सवाल ये कि शीना का कत्ल किन हालात में किया गया था। राकेश मारिया करेंगे सवाल जवाब। राकेश मारिया यानी मुंबई के पुलिस कमिश्नर, जिसमें इंद्राणी भी शामिल होगी, ड्राइवर श्याम राय भी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना भी और इंद्राणी के बेटे मिखाइल भी। क्योंकि अब तमाम पेचीदगियों और झूठ का सामना होगा एक दूसरे से। कई ऐसे पहलू हैं जिस पर एक आरोपी कुछ और कह रहा है, दूसरा आरोपी कुछ और। संजीव खन्ना कहता है जिस गाड़ी में हत्या हो रही थी उसे नींद आ गई। अब कौन यकीन करेगा इस पर। ड्राइवर ने कहा कि इंद्राणी ने गला दबाया था। इंद्राणी कहती है कि मैंने नहीं, मेरे पूर्व पति संजीव खन्ना ने शीना का गला दबाया था। अब आइए आपको अब तक की पूछताछ की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक साथ पूछताछ होगी, चारों को आमने सामने करके। पुलिस के सामने कई सारे पेच है जिसका राज खुलना है। रायगढ़ में इस बीच आपको बता दें तलाशी हुई है, जहां पर सबूत मिले हैं। हड्डी के कुछ टुकड़ियां मिली है। इधर मिखाइल के सबूत। मिखाइल के पास क्या क्या सबूत है? उसके पास मेल है, तस्वीरें हैं। मेल है जिसके जरिए वो कह रहा है कि पीटर मुखर्जी ये जानते थे कि कौन उनकी बेटी है। कई खास मेहमान हमारे साथ अब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुधाकर सुरातकर साहब, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जुड़ गए हैं। जोगिंदर सिंह साहब, पूर्व डायरेक्टर सीबीआई के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजलाल जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मेनन साहब, सीनियर क्रिमिनल लॉयर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल सांखला साहब, सीनियर क्रिमिनल लॉयर, हमारे साथ है। तनवीर अहमद मीर साहब, जो कि सीनियर क्रिमिनल लॉयर है। और तलवार, अगर आपको आरुषि केस याद हो तो उसमें वो वकील थे। आर.के. शर्मा साहब, जो कि फॉर्मर फोरेंसिक हेड है एम्स के, वो हमें बताएंगे कि अभी तक जो सबूत है क्या वो कारगर साबित होंगे इंसाफ दिलाने में। जयंती दत्ता जी, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। के गौतम साहब, जो कि पूर्व डीएसपी हैं नोएडा पुलिस के, और आरुषि केस में आपने इनको काफी देखा और सुना होगा, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपके पास आते हुए जयंती जी, मैं एक रिएक्शन इस बात पर चाहती हूँ। ये वो क्राइम है या अपराध है जो हर किसी को बहुत चक्का कर रहा है। अगर कोई स्क्रिप्ट डायरेक्टर ऐसी फिल्म बनाए तो उसको व्यूअर कहेगा कि तो बड़ा मूर्ख आदमी है, इसने इतने पेच डाल दिए कि तो यकीन ही नहीं होता। बट ये रियल लाइफ है, ये हुआ है और हर घंटे एक नया पेच आ रहा है। क्या दिमाग है जो एक औरत को अपने ही बच्चे को मारने पर मजबूर कर सकता है? आप अंजना जी अगर गौर से इसको टटोलें, हाँ, तो आप देखेंगी कि इससे मुखातिब ये पहली मर्तबा नहीं हो रही हैं। हाँ। इनका हिस्ट्री जो हमने न्यूज़ में सुना, हाँ, ये पहले से ही बिफोर मैरिज ऑल्सो सी कंसीव्ड, वहीं से शुरुआत होती है एक झूठ का, एक सेंस ऑफ मोरालिटी का बिखर जाना। तो वहाँ पे जो रिश्ते हैं वो अहमियत नहीं रखती, वो चाहे बेटी का हो चाहे हस्बैंड का हो। अगर आप देखें इस लेडी का हिस्ट्री, तो किसी से भी ये रिश्ता निभा नहीं पाई है। और जब वो रिश्ता एक कंजुगल रिलेशनशिप में भी निभा नहीं पाती हैं, माँ बाप से भी निभा नहीं पाती हैं। शुरुआत बेशक वहीं से हो कि जिन्होंने इनको एक्सप्लॉइट किया सेक्सुअली व्हेन शी वाज वेरी यंग, तो वहीं से मेरे ख्याल से बुनियाद गड़बड़ाती है। क्योंकि वीर सांघवी ने भी इंडिया टुडे से बात की और वो कह रहे हैं कि इंद्राणी ने उन्हें बताया था कि उनके खुद के पिता घर से चले गए थे, तो उनकी माँ ने अपने हस्बैंड के, अपने पति के छोटे भाई से शादी कर ली थी और वो भाई उनका उत्पीड़न करता था, यानी उनका सौतेला पिता उनका उत्पीड़न करता था शारीरिक रूप से। कई सारे पेच है, समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जिस बिंदु पर अब चर्चा शुरू करेंगे वो ये है कि क्या शीना को इंसाफ मिलेगा। मिखाइल को क्या मालूम है, मां इंद्राणी से मिखाइल को इतनी नफरत आखिर क्यों है? कई सारे पेच यहां पर है। पीटर मुखर्जी ने झूठ क्यों बोला? पहले दिन कह दिया कि मैं नहीं जानता था, मुझे लगता था वो बहन है। अब वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता चल चुका था कि वो बेटी है। कई सारे ऐसे पेच हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल वो ये जो मैं आर.के. शर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट हेड रह चुके हैं। 3 चीजें हैं पुलिस के पास। एक तो कुछ हड्डियां, कुछ दांत, कुछ उसके रिमेन्स मिले हैं। नंबर 1, तीनों आरोपी उसके पास है, तो क्या ड्राइवर अप्रूवर बन सकता है? और तीसरी चीज कि जो भी अभी तक सबूत है, सूटकेस भी मिला है, हालांकि गाड़ी नहीं मिली है जिसमें हत्या हुई है, जो सबूत है
क्योंकि विटनेस तो बाद में जाकर कोर्ट में मुकर भी सकता है। जो सबूत है क्या वो काफी साबित होंगे इंसाफ दिलाने में? डिले हो चुकी है, बहुत सारे सबूत जो एक नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म हो जाते हैं। हाँ। जैसे जो भी मांस का लोथड़ा शरीर पे रहता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बोन्स का भी डिसइंटीग्रेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है, वो किस नेचर से एक्सपोज्ड है। हाँ। लेकिन अगर कुछ पोर्शन रह गया है तो उससे हम डीएनए टेस्ट करके ये जरूर पता लगा सकते हैं कि आदमी की आइडेंटिटी क्या है। हाँ नहीं भाई, यही पूछना चाह रही हूँ आम आदमी की भाषा में आपसे समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि उसका जब शव मिला तो वो तो इतना डिकम्पोज था कि वो लड़का है या लड़की है ये भी नहीं पता चल रहा। अगर हमारे हड्डियां जली हुई हैं, अगर उससे पता चलेगा। हाँ, जली हुई बोन्स हड्डियों से भी डीएनए आराम से करा जा सकता है। ठीक है, और डीएनए से बिल्कुल पता चल जाएगा लड़का है लड़की है, किसका बच्चा है क्या है। और दूसरी चीज एक और भी हमारे पास है, वो बिल्कुल 100% डीएनए रिपोर्ट आज कोर्ट किसका बच्चा ये तो प्रूव हो जाएगा। मर्डर कैसे प्रूव होगा? मर्डर का तरीका है, अगर मर्डर के अंदर अगर हमारे पास कुछ ऐसी बोन्स मिलती हैं जिनके ऊपर किसी तरह की इंजरी मार्क हैं या ओल्ड फ्रैक्चर नजर आते हैं तो थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है कि जैसे इस केस में कहा गया है कि गला दबाने से मौत हुई है। हाँ। तो अगर हमारे पास नेक की कुछ बोन है, अगर उसके अंदर हमारे को आज भी फ्रैक्चर मिल जाता है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगी कि बहुत प्रोसिक्यूशन के हिसाब से कॉर्पोरेट कर पाएंगे। नेक का बोन मिले, नेक के बोन में कोई फ्रैक्चर हो, जली हुई हड्डियां मिली हैं, कुछ टुकड़े मिले। देखिए जली हुई हड्डियां का मतलब ये नहीं है कि जला हुई हड्डी का मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्चर खत्म हो जाएगा। उसको अगर हम ढंग से एनालाइज करें तो फ्रैक्चर दिख सकता है। ठीक है सुधाकर साहब, मैं आपके नजरिए से ये जानना चाहती हूँ, एक पुलिस ऑफिसर के नजरिए से, इन्वेस्टिगेशन में कौन से ऐसे भूल है जो करने से पुलिस को बचना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गौतम साहब भी हैं और भी कई लोग हैं जो बताएंगे हमें कि आरुषि हत्याकांड में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर बॉचअप हो गया कि वो पूरा का पूरा केस ही मर गया, एक तरह से दम तोड़ गया। इन्वेस्टिगेशन में कौन सी ऐसी चीजें? जी 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 सर। इसमें दो बातें हैं, एक तो है कि आदमी इंसान झूठ बोल सकता है, हालात झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ जो हालात हैं, जैसे उसको गाड़ी में ले जाया गया, खून किया गया, फिर उसका लाश का डिस्पोजल किया, उसको आग लगाई गई, तो जो कड़ियाँ हैं, बिखरी हुई कड़ियाँ हैं, इनको अगर हम सही तरीके से जोड़ देते हैं और एक श्रृंखला अगर बनाते हैं तो इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इसमें बिल्कुल सजा होगी। क्योंकि ऐसे मैंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन किए हैं, कुछ केसेस में तो लाश मिली तक नहीं, इसके बावजूद भी सजा हुई है। तो एक हमें ये समझ लेना पड़ेगा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जी, और साइंटिफिक एविडेंस, दोनों भी हैं। तो इसमें जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बहुत काबिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जो इंस्पेक्टर कदम हैं और मिस्टर मारिया हैं, ये दोनों जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस तरह से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा और हर बात सामने आएगी। ठीक है, हमें लेकिन कुछ देर के लिए इंतजार करना चाहिए कि हर बात पुलिस इस समय बताएगी नहीं, क्योंकि अब बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है जी। तो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुझे कोई शक नहीं कि इसमें पूरा सही जो भी है बातें उभर कर सामने निश्चित आएंगी। ब्रिजलाल जी, मैं अब आपको इस पूरी बहस में लाना चाहती हूँ। पुलिस के नजरिए से, एक तो वही तफ्तीश के नजरिए से मैं चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि आरुषि केस में हमने देखा था कि एक जबरदस्त जल्दबाजी पुलिस की तरफ से दिखाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ वो हुआ, फोन कॉल डिटेल्स, इस पर आरोप उस पर इल्जाम, और उसके बाद से पूरा मामला जैसे दम तोड़ गया, सीबीआई को गया और उसके बाद से पूरा मामला लटका हुआ है। इसमें क्या ना किया जाए ऐसा कि ऐसी भूल दोहराई जाए? आरुषि ऐसा है कि जो सीना मर्डर केस है जो मैं सुन रहा था वक्ताओं को जी, उसमें ये कहना चाहूँगा कि इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत हैं। इंद्राणी मुखर्जी का अपने पूर्व पति से उनको बुलाना, उनके लिए होटल में कमरा बुक करना, उनके साथ जाना, उनके साथ उनकी बातचीत, वो सब कॉल रिकॉर्ड मौजूद हैं। ठीक है, क्रिमिनल ये करता है कि जो मैंने केस किया है कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन सबसे इसमें जो विटनेस है, जो अपराधी है, वो है ड्राइवर। ड्राइवर पकड़ा गया तो उसने उगल दिया, अदरवाइज ये केस तो खत्म हो चुका था, किसी को जानकारी नहीं थी। तो इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, डीएनए से उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल मैच हो जाएगी। उसका भाई मिखाइल वो बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस होगा, क्योंकि जैसा मैंने अखबारों में रिपोर्टिंग पढ़ी है
इंद्राणी मुखर्जी द्वारा उसे हमेशा ये कहा जाता था कि यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में है। तो ये सब तमाम चीज़ें वो इम्पोर्टेंट विटनेस है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इसमें इन्वेस्टिगेटर को किसी न किसी को इसमें अप्रूवर बनाना चाहिए। ड्राइवर उसमें एक महत्वपूर्ण अप्रूवर हो सकता है। और जो एविडेंसेज आएंगी, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होंगी, जो परिस्थितियां हैं, कॉल डिटेल्स हैं जी, और जो फॉरेंसिक साइंस की एविडेंस आएंगी, इसमें सजा कराया जा सकता है। ये केस मैं बताऊं जिसमें बीएसपी गवर्नमेंट में आनंद सेन मंत्री थे फैजाबाद के, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके उसकी लाश गायब करवा दिया था। और उस केस का इन्वेस्टिगेशन हमने करवाया था जी। और उसमें सेशन कोर्ट से उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हालांकि उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गई, लेकिन उसमें डेड बॉडी बरामद नहीं हुई थी और हम लोग उसको सजा कराने में कामयाब हुए थे। यहाँ तो उसकी बोन मिल गए हैं, हड्डियाँ मिल गई हैं। तो मैं समझता हूँ ये केस काफ़ी मजबूत होगा अगर इसमें अच्छी तरह से विवेचना की जाए। ठीक है जोगिंदर जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। और उसी मर्डर केस में आपने जिक्र किया, मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था उस समय। जी बिल्कुल, और आपके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी याद है सर हमें, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था। लेकिन लौटूंगी आपके पास, और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगिंदर जी, बहुत सारे ऐसे पेचीदा मामले हैं जो अंततः दिक्कत ये है कि जो मैं कपिल सांगला से भी कुछ देर में पूछूंगी, प्रियदर्शनी मट्टू केस में जज ने कहा कि मैं जानता हूं कि किसने ये हत्या की है, लेकिन उसको मैं इसकी सजा नहीं दे सकता। ऐसा फिर से इसका अंजाम ना हो, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे मामले खूब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इधर से उधर बॉचअप हो जाता है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, फिर सीबीआई को सौंप देते हैं। इसमें आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए साहब, ऐसा है, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो आजकल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दत्तू साहब, इन्होंने कहा था कि सारा इंसाफ जो है जज सेंट्रिक है। अब एक जज जो है समझता है कि क्राइम हुआ है, आपके सामने है प्रियदर्शनी मट्टू का केस, आपके सामने है कोहली का केस, इसने 18 बच्चों को किया। एक जज साहब ने हैदराबाद हाई कोर्ट ने इसको कन्वर्ट कर दिया लाइफ में। ये कहते हो कि देरी हो गई है, यकूब मैनन को नहीं किया उन्होंने ये जो है। तो ये पहली बात तो ये है कि जज सेंट्रिक है। दूसरी ये है कि अभी तक और भी इनको करना चाहिए था, बम्बई पुलिस को उनके घर की तलाशी लेनी चाहिए थी, ताकि कोई ना कोई सबूत मिल जाता कि इसको लिंकिंग अप, कोई कहता है उसकी बहन है, कोई कहता है उसकी बेटी है। तो ये चीजें, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी क्राइम करता है ना, पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जी। दूसरी बात ये है कि अगर इफ यू एलिमिनेट ऑल पॉसिबिलिटीज कि दूसरे किसी को दुश्मनी नहीं थी इससे जी, किसी और से शादी करना चाहती थी, व्हाट रिमेन्स इज द पॉसिबल, टोटली सर्कमस्टांशियल तो नहीं होगा, क्योंकि अभी भी टाइम है कि वो ड्राइवर जो पकड़ा गया था अगस्त के महीने में जी, वो इस केस में नहीं पकड़ा गया था, वो पकड़ा गया था आर्म्स एमुनिशन लेके जा रहा था, तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसने इन्हें बताया। तो लेट अस एनकैश ऑन दैट। कभी उनको जो है कुछ वादे करने चाहिए और पूरे करने चाहिए पुलिस को जी। उससे बेटर आपको एविडेंस मिलेगी नहीं जो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरे जो है पुराने पति को बुलाना, तो ये चीजें जो है उसकी भी आपको पूरी बैकग्राउंड इकट्ठी करनी पड़ेगी। हाँ। कब चला, कितना बिजनेस था, क्या पैसे के लिए किया या उसने प्रेम के लिए किया? हाँ। पैसे के लिए किया होगा, प्रेम के तो किया नहीं होगा, क्योंकि मोटिव तक पहुंचना बहुत एक तो मोटिव एस्टेब्लिश करना है, दूसरा सर्कमस्टेंशियल करना है, तीसरा जो है आपको वो ड्राइवर जो है वाइटल विटनेस एक मिला है, कहना तो चाहिए पर टीवी पे काफी सीनियर ऑफिसर हैं बम्बे के कर रहे हैं, अगर उन्होंने इनकी तलाशी नहीं ली जहाँ ये काम करती थी या घर में थी, ये बहुत तो आई थिंक इट इवन नाउ अभी भी इतनी देर जी, जल्द से जल्द आपके मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी, शीना मुखर्जी, जहाँ भी ये लोग काम करते थे वहां पर रेड करके जो भी सबूत तलाशे जा सकते हैं। मेनन साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेनन साहब, ड्राइवर को अप्रूवर बनाए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? मेनन साहब, के मेनन साहब। मुझे पूछ रहे हैं आप? जी मेनन साहब। हेलो। हाँ मेनन साहब, आप ही से पूछ रही हूँ, ड्राइवर को देखिए ये बड़ा वाटर टाइट केस रहेगा, चूंकि देखा अप्रूवर बनाना ना बनाना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रेरोगेटिव होगा ये, नंबर 1। नंबर 2,
इट्स वेरी अर्ली इन्वेस्टिगेशन, वेरी इनिशियल स्टेज पर है ये। और जो चीजें बाहर या तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से हमें पता चल रहा है, जब तक तथ्यों को कोई लॉयर या कोई भी इंसान पढ़ नहीं लेता है, उस पर टिप्पणी करना बहुत ही प्री मैच्योर होगा। लेकिन दो चीजें हैं इसके सर्कमस्टांशियल केस में। जी सर, आपको रोक रही हूँ, फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और पीटर मुखर्जी इस वक्त खार थाने पहुंचे हैं। पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ होगी क्या शिवेंद्र? और ये बहुत अहम हो सकता है क्योंकि पेच यहाँ भी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, ये बहुत अहम जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही पीटर के बयानों में बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि रिश्ते के बारे में नहीं पता था, फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में मैंने इंद्राणी से कभी बात नहीं की, जबकि पहली बार जब इनको कन्फ्रंट कल कराया गया उस दौरान एक्सेप्ट की चीजें तमाम, और वो यहाँ आने के बारे में भी बता रहे थे, पुलिस ने उनको बुलाया नहीं। जबकि आज तीसरी बार एडवोकेट के साथ, अभी जब राकेश मारिया कमिश्नर मुंबई पुलिस खुद मौजूद हैं तो इसके भीतर आए हुए हैं, और इस दौरान उनसे जाहिर सी बात है अब सब लोगों को बिठा के बातचीत होगी तो उसमें कई बातें ऐसी निकल के आएंगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और पीटर मुखर्जी का रोल धीरे धीरे संदिग्ध होता जा रहा है पुलिस के लिए, क्योंकि क्या आखिर ऐसी बातें हैं जो छुपाना चाहते थे? वो सिर्फ रिश्तों को लेकर के बातें छुपाना चाहते थे या मर्डर के बारे में भी कुछ पता था? ये सब साफ होना अभी बाकी है। और इसी के चलते आज सुबह से ही पीटर मुखर्जी तमाम कानूनी राय ले रहे थे। इससे पहले भी वो वकीलों से मिले, बड़े बड़े वकील उनके घर पर आए और उनसे सब बातचीत करने के बाद यहाँ पर आए हैं, और उनसे जो पूछताछ होगी उससे साफ होगा कि आखिरकार इंद्राणी, राहुल, बहुत सारे पेच हैं, इन सबको आमने सामने करने के बाद ही एक कंक्लूजन पर निकलेंगे। खार पुलिस थाने के बाहर आप खड़े हैं, यहाँ पर पीटर मुखर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सच आएगा सामने। जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही कि जितने सबूत हैं क्या वो काफी होंगे? और यकीन मानिए ब्रेक में भी उतनी ही जबरदस्त बहस यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें कई सारे लोग अपने आप को उलझे देख रहे हैं, क्योंकि इसका नेचर ऐसा है, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि क्या एक मां ने कत्ल किया है, जैसा कि पुलिस का इल्जाम है। तस्वीर हम आपको आइए दिखाते हैं। पीटर मुखर्जी कुछ ही देर पहले खार थाने पहुंचे हैं। पीटर मुखर्जी से बातचीत हो रही है। पीटर मुखर्जी कौन स्टार के वो सीईओ जिन्हें मीडिया टाइकून के रूप में जाना जाता था, INX के साथ उन्होंने शुरुआत की थी अपने वेंचर की, उसमें सीईओ अपनी पत्नी को बनाया था, और वही इंद्राणी कत्ल के आरोप में इस वक्त पुलिस हिरासत में है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। मेनन साहब, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर यहां पर मीर साहब के पास आएंगे। मैं आपको बता रहा था कि इसमें लास्ट सीन एविडेंस जो है जो बहुत ही अहम है, क्योंकि उस लड़के ने मृतिका को इनकी गाड़ी के सामने उतारा और जबरदस्ती उसने गाड़ी में उनको बिठाना। एक तो ये सर्कमस्टांस है, यहां से चेन स्टार्ट होगी। दूसरा होता है मोटिव। कार नहीं मिली है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कार अभी तक मोटिव अपना अहम रोल अदा करता है। मैं अगली चीज बता रहा हूं। मोटिव जो होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस में सबसे अहम रोल अदा करता है। और तीसरा इसमें सबसे बड़ी बात होगी CDR, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट। अगर कॉल्स मैच करती हैं, उसको कहते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस भी उसको DNA के साथ अगर मैच करा दिया जाएगा तो ये बहुत ही वाटर टाइट केस प्रोसिक्यूशन के लिए या डिफेंस के लिए 50-50 पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही अर्ली है, इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, जैसे आप बता रहे ब्रेकिंग न्यूज है कि पीटर को तीसरी बार बुलाया है, बड़े बड़े लॉयर्स को एक ये सर्कमस्टांस जा रहा है, कहीं सुई कहीं घूम तो नहीं रही कहीं और, तो इस करके इट इज वेरी अर्ली टू मेक एनी कमेंट एट दिस स्टेज। ठीक है, तनवीर अहमद मीर साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये अर्ली इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि केस कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका भी एक मर्डर हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, और फिर ये डर बैठता है कि इंसाफ, जस्टिस जिसको हम कहते हैं, वो आखिरकार मिलेगा क्या, मुजरिम को सजा हो। देखिए, जस्टिस जो है उसको आप परसीव कैसे करेंगे? आज मैं अभी टीवी चैनल पे बैठा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक न तो कोई चार्ज लगे हैं, न इंद्राणी मुखर्जी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी टीवी चैनल पे ही उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, बुरा ना मानिएगा। यहाँ पैनलिस्ट जो है उनकी जिंदगी के बारे में पहले बोल रहे हैं। आज की डेट में अगर इंद्राणी एक केस में सस्पेक्ट है, तो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको विवेचना करने का अधिकार है। टीवी चैनल पे अगर हम किसी के ऊपर एक ओपिनियन फ्रेम करेंगे तो वी आर कॉजिंग अ मीडिया फ्रेंजी।
मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, देखिए ऐसा है, सुनिए, एवरी पर्सन हु इज देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस विद इंद्रानी एट द मोमेंट। तो हम आरोपी कह रहे हैं। द क्वेश्चन इज, आप जब टीवी चैनल पे ये कह रहे हैं कि उसकी पुरानी जिंदगी में ये हो रहा था, नई जिंदगी में ये हो रहा था, एक मिनट मैं अपनी बात जरा पूरी करूं। मैंने साइकी की बात करी है, मैंने किसी को असैसिनेट नहीं किया। प्लीज लेट मी कंटिन्यू। ऑब्जेक्ट टू दिस, आई हैव नॉट असैसिनेटेड एनीबॉडीज कैरेक्टर, आई हैव जस्ट प्लेस्ड माय साइकी एंड साइकोएनालिटिक कंपोनेंट of anybody's character who can get to crime. I have a right and I'm a professional on this. All right, I will that basis I have not done any character assassination. आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा जो न्यूज सामने रख रहे हैं आप, उसके मुताबिक साइकी पे इस तरह का असर होता है और वो आपकी सेंस ऑफ मोरालिटी को गड़बड़ा सकती है। आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, आई हैव अ राइट टू एनालाइज दैट। ठीक है, आप अगर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पुलिस के अधिकारियों को विवेचना करने दीजिए। वो अपने एविडेंसेस अपने तरीके से कलेक्ट करेंगे। जो भी एविडेंस सामने आता है उसके ऊपर एक विवेचना होगी। एक एफआईआर दर्ज हुई है, देयर आर सस्पेक्ट्स, देयर आर विटनेसेस, देयर इज फोरेंसिक एविडेंस टू बी कलेक्टेड। अल्टीमेटली अगर हमने एक फुल प्रूफ चार्जशीट अगर पुलिस वालों ने बनाई है, तो कहीं ना कहीं जो अभी आगे जो जिस तरीके से क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आगे चल रही है, अभी तक हमारे मुल्क में पुलिस वाले जो अपनी तफ्तीश का तरीका है, वो बजरिए डंडा है। ठीक है, उसको छोड़ के फोरेंसिक एविडेंस पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो बेहतर केस बने। लेकिन ठीक है, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जो सवाल है वो ये कि अभी तक जिस तरह से मामला तफ्तीश आगे बढ़ रहा है, क्या उसके जरिए सबूत ऐसे हो पाएंगे जिससे इंसाफ मिल सके, मुजरिम को सजा मिल सके। इस बीच आपको बता दें, खार पुलिस स्टेशन पहुंचे पीटर मुखर्जी, अपने वकीलों के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं। आपको याद होगा पहले दिन आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें मिसलीड किया। उन्होंने बताया कि वो ये समझते थे कि शीना इंद्रानी उनकी पत्नी की बहन है। हालांकि एक दिन गुजरने के बाद वो खुद टीवी पर बोलने लगे कि हाँ, मैं ये जानता था कि वो बेटी थी, बहन नहीं थी। कई सारे ऐसे पेच उनके बयान में भी खुद आ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और वो खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं अपने वकीलों के साथ। वहां पर पुलिस उनसे भी सवाल जवाब करेगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा करें। मैं के गौतम साहब अब आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि के गौतम साहब, आप एक वक्त पर फेस बन गए थे आरुषि मर्डर केस में। आपने कहा था आप मौके पर थे, सबसे पहले गए थे, आप हर उस जगह पर गए थे जहां से सबूत इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन ना वो सबूत मिले, ना कभी दोषी तक पुलिस पहुंच सकी, ना सीबीआई पहुंच सकी। इस केस में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल रखा जाए, जो पहला सवाल मैंने सबसे किया था, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शायद सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो इस केस में? गौतम साहब जी, इसमें जो सबसे अच्छा सबूत सौभाग्य से मुंबई पुलिस को मिला है वो है 27 एविडेंस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 27 कि अगर किसी आरोपी की निशानदेही पर बॉडी बरामद होती है, कोई आदमी चल के बताता है कि यहाँ डेड बॉडी है, तो जो आदमी 150-200 किलोमीटर जाके बता रहा है कि साहब इस जगह हमने उसको बॉडी को जलाया था और वहीं वो बॉडी मिलती है, बॉडी के कोई पार्ट भी मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है इस केस में सजा कराने के लिए। हालांकि क्लिंचिंग तभी होगा जब डीएनए टेस्ट पूरा हो जाए, है ना? क्लिंचिंग तभी होगा जब डीएनए टेस्ट पूरा हो जाए और ये स्थापित हो जाए कि उसी का शीना का ही। और ये इसलिए स्थापित होगा कि उसको कोई सपना नहीं आ रहा था कि वहीं ले जाके खड़ा करेगा, तो ये एविडेंस एक्ट बहुत मजबूती से इसमें केस में नंबर 1। नंबर 2, डीएनए टेस्ट जो है वो निश्चित रूप से तय करेगा कि ये इंद्रानी की बेटी है और यहाँ इसकी बॉडी के पार्ट मिले हैं और वहीं 27 एविडेंस एक्ट में निशानदेही पर बरामदगी हुई है। तो ये अपने आप में आपकी बात पे एक बात बोलना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें 3 साल बीत चुके हैं। कई बार नेचुरल तरीके से अपने आप में एविडेंस खत्म हो जाता है। तो इस केसेस में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे मिला होगा या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो मिला होगा शायद वो अब पर्याप्त नहीं होगा एक क्लियर कट क्लिंचिंग एविडेंस के लिए। देखिए ये एक सेकंड, इसी में एक चीज और मैं जोड़ना चाह रही हूँ। ये जो अभी कपिल साहब भी बोल रहे थे, वो जो 70% जलने वाली बात है, क्या उसके बाद भी डीएनए टेस्ट सही हो सकता है? डीएनए टेस्ट के लिए हमारे को 1 या 2 सेल चाहिए। वो बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट। आप देखिए डीएनए टेस्ट तो नहीं, वो कह रहे कंटामिनेटेड नहीं हो, मतलब हिंदी में उसको कहें तो दूषित ना हो। दूषित क्या हो सकता है? दूषित तो होगा ही होगा। इतने साल बीत गए हैं, 3 साल। वो औरों डीएनए जो चीजों में प्रेजेंट होते हैं, मच्छर होते हैं, सब में सेल्स होती हैं, डीएनए होगा। लेकिन वो जो सारे डीएनए को निकालने के बाद
उसमें उस डीएनए को ढूंढने की कोशिश करी जाएगी जो उसकी मदर के अंदर है और उसके भाई के अंदर है, भाई के अंदर है, जो ब्लड रिलेशन है, उनसे हम कंपेयर करके पता लगा लेंगे। मेरा ये कहना है कि जो चीजें मिली हैं, हड्डियां उनके अंदर तक कंटेमिनेशन पहुंच गया हो ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि क्या सर्कमस्टेंसेस ये तो डीएनए के बाद ही पता लगा जैसे साइंटिस्ट साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ा सबूत है। दूसरे डीएनए के अलावा सर्कमस्टेंसेस और फॉरेंसिक एविडेंस अगर जोड़े जाएंगे तो इनकी कड़ी से कड़ी मिल जाएगी। अभी जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, लेकिन प्रिलिमिनरी स्टेज में जितना एविडेंस मिल गया है वो बहुत अच्छा है। अब एक पॉइंट आया था मोटिव का, बिना मोटिव के कोई मर्डर नहीं हो सकता मकसद। हाँ, तो मोटिव का जहां तक सवाल है इस पूरे प्रकरण में, वैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, अभी से हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो दिख रहा है वो चारों तरफ से घूम के संपत्ति दिख रही है, चाहे मदर की हो, चाहे बेटी की हो, चाहे पहले वाले जो मर्डर में पहले पति शरीक हुए हैं उनका भी ये हो सकता है कि उनकी एक बेटी है निधि, उसको संपत्ति मिल जाएगी, और ड्राइवर को भी ये मोटिव हो सकता है कि मैं मर्डर में शामिल हूँगा तो मुझे भी बड़ी दौलत मिलेगी। यानी ये जितने लोग शरीक हैं इनका मोटिव इन्वेस्टिगेशन में मैं समझता हूँ निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। आपको पैसा और संपत्ति इसके पीछे की वजह लगी। बिल्कुल। हालांकि सौतेले भाई बहन में आपस में रिश्ता हो गया था, ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये बहुत, हाँ, ये भी एक स्टोरी हो सकती है। हाँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कानून बनाने वालों को और कानून के रखवालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये पॉसिबिलिटी हो कि जो शादियां हो रही हैं उनमें पिछला रिकॉर्ड भी अगर शरीक है खोला जाएगा तभी वो शादी वैध होगी, वरना वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। अगर ये हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लोगों को पता लग जाएगा इनके कितने बच्चे हैं, कहाँ शादी हुई थी, क्या क्या हुआ था, तो वो देखभाल के सब चीज़ें करेंगे। ये मेरा एक सुझाव है। हाँ जी, देखिए सारे के सारे अब तक ये बोल रहे हैं कि बड़ा वाटर टाइट केस है। हाँ। इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और आई एम वेरी श्योर कि पुलिस ने अभी काफ़ी सारे फैक्ट्स तो बताए भी नहीं होंगे, डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, बहुत ही केयरफुली, बड़े ध्यान से पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जहां तक कि इन्वेस्टिगेशन का सवाल है और जो इनके पास अभी तक प्रूफ है वो तभी पता चलेगा जब चार्जशीट आ जाती है। और जैसे कि मेनन साहब ने सही कहा कि अभी तो सुई घूम रही है, हर आदमी जो इससे एसोसिएटेड है, किसी तरह से कनेक्टेड है, इस केस में उसका नाम है, वो सारे के सारे अभी शक के दायरे में है। उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, जाना जाएगा कि 2012 में वो उस समय कहाँ थे, उनके अगर कॉल डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल्स चेक होगी। तो अभी बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है अभी जो बोला जा रहा है। एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये पहले ड्राइवर ने कहा कि इंद्रानी ने गला दबाया था, इंद्रानी कहती है मैंने नहीं, संजीव खन्ना ने गला दबाया था, मेरे पूर्व पति ने। मर्डर कौन कहलाएगा? बाकी दोनों अकम्प्लिस कहलाएंगे या बाकी दोनों भी, मतलब तीनों क्या मर्डर? ये एक पहेली है शायद जो लोगों के मन में एक सवाल हो, ये एक वकील के रूप में कॉन्स्पिरेसी का केस है। कॉन्स्पिरेसी में ये होगा कि एक या दो लोग या तीन लोग मिलके एक दूसरे के साथ एक ही क्राइम करने के लिए दिमाग लगाते हैं, मिलते हैं और वो क्राइम करते हैं। अब इसमें यह है कि ऐसा है कि डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, जहां तक अभी तक का सवाल है। डीएनए का एविडेंस आएगा तो देखा जाएगा, जैसे मैंने कहा वो कंटामिनेटेड है नहीं है, 2012 का एविडेंस है, उसको किस तरह से रिकवर करा गया। हटा दीजिए सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि तीनों पर 302 लगेगा। देखिए अगर अंजना एक बात और है, यहाँ पे लोग मान रहे हैं मर्डर की बात, ड्राइवर मान रहा है, उसकी माँ मान रही है, उनका पति मान रहा है, तीन लोग मान रहे हैं कि किसने मर्डर गला किसने दबाया वो मुकर रहे हैं, लेकिन मर्डर हुई है ये मान रहे हैं। जो आदमी पुलिस की कस्टडी में है उसका पुलिस में दिया हुआ बयान एडमिसिबल एविडेंस है ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है, एडमिसिबल नहीं है। तो अभी जो बयान है वो तो साक्ष्य भी नहीं है। जब तक देखिए कोई आदमी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी किसी मैजिस्ट्रेट के यहाँ 164 का बयान कलम बंद कराए, तब हम ये कह सकते हैं कि ठोस सबूत सामने आया है। अब ठोस सबूत जो है वो चालान के बाद ही आएंगे, वो डायरेक्ट एविडेंस होगा, मैजिस्टेरियल स्टेटमेंट होगा या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा। अभी ये कहना कि ड्राइवर का मैंने मर्डर किया, मदर ने कहा मैंने किया, ये कहा ये जो बातें हो रही हैं ये हवा में बातें हो रही हैं, ये तो एडमिसिबल नहीं है। ठीक बात है, ये कहीं भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। दूसरी बात गौतम जी जो बोल रहे हैं उसी को बढ़ाते हुए मैं कहूंगी, तीन लोगों में ये अगर कह रहे हैं कि हाँ मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया इज ए क्वेश्चन, लेकिन तीन लोगों को सपने आ रहे थे, क्या हो रहा था, क्यों कह रहे कि हाँ मर्डर हुआ। और उसमें जो बयान आप दे रहे हो न्यूज चैनल्स में, न्यूज
फोरम्स में, वहाँ पे यही हो रहा है कि 3 लोग बता रहे हैं कि हाँ मर्डर हुआ, वो बच्ची का कत्ल हुआ, किसने किया इज अ क्वेश्चन, बट कत्ल हुआ ये तो सही है ना। ये कन्फेशन जो है ये भी पूछिए कि आप बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले? वो पहले तो बताना चाहिए था ना कि ये हुआ, जाके कंप्लेंट करते। हाँ, अब तो इवन के बाद सारी वाइज बन जाते हैं जी जोगिंदर सिंह जी। हाँ। अब दूसरी बात ये हुई कि जब ये मर्डर 2012 में हुआ, उसके बाद से 3 साल सारे सो रहे हैं। सडनली 2015 में सारे के सारे जाग के बोल रहे हैं कि हाँ मर्डर हुआ, दूसरा कह रहा है मर्डर हुआ। आपको बचाने के लिए दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। ये तो जैसे अभी भी कहा एक साहब ने कि जो है एविडेंस कलेक्ट होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सारे फैक्ट्स सामने आएंगे। शुक्रिया। तभी सब जो उसके बाद बात होगी कि जो एविडेंस हुआ, अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो एविडेंस इकट्ठा हुआ है, जो स्टेटमेंट दी जा रही है, जो ड्राइवर ने स्टेटमेंट दी, वो उसने दी पुलिस थाने में, वो हो गई स्टेटमेंट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसकी अपनी कोई वैल्यू होती नहीं है। अब जो उसके बाद जो स्टेटमेंट दी, वो कहता है मैंने नहीं करा, उसने करा, मैं देख रहा था, मैं सो रहा था, किसी ने कहा। तो वो हो गई एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट की जी मैं तो दूध से धुला हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं था वहां पे, मैंने कुछ नहीं करा। तो उसकी स्टेटमेंट की क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है, वो देखने की बात है। अब आ गई मिखाइल की बात। मिखाइल शायद कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, अगर मेरी मां नहीं बोलेगी तो मैं ले आऊंगा। साथ में ये भी कहता है मैं अपनी मां से नाराज हूं कि मुझे उन्होंने 2011 या 2014 से शायद पैसे देने बंद कर दिए। तो वो तो वैसे ही उसने अपनी कहते हैं ना अपनी टांगे काट दी, उसने खुद ही ही इज नाउ बिकम अ मोटिवेटेड इंटरेस्टेड विटनेस। तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है वो देखी जाएगी। ये आगे तो ये सब तत्व तो अदालत ही तय करेगी, बहुत आगे। ये अभी तो इतनी प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो इतना ये अभी जरूरी है क्या अभी एक बार मैं आपके पास फौरन लौट रही हूँ। एक बार मेनन साहब इस पर आप जो बोल रहे हैं अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं ब्रिजलाल जी आपके पास आ रही हूँ। मेनन साहब देखिए, इसमें सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी एंड सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन वो लगेगी, और इधर उधर की बात कोई नहीं है। 3 साल से अगर किसी ने डिस्क्लोज कहीं नहीं किया है, ड्राइवर कैसे बच जाएगा 34 से? उसने कहीं रिपोर्ट करी है जाके, अगर उसके सामने कत्ल हुआ है या वो शामिल नहीं है, उसमें शामिल है, वो खन्ना सो रहा था, जाग रहा था, डांस कर रहा था, ये क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा कोर्ट में। जब एविडेंस आएगी तो ये एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट नहीं होगा, और ये ना लिखा जाएगा ना पढ़ा जाएगा। देखना इसमें परतें और कई खुलती जाएंगी। अभी 2-4 दिन इंतजार करो, 31 तारीख तक उनका पुलिस रिमांड है। पहला स्टेटमेंट क्या देते हैं, दूसरा क्या देते हैं, अल्टीमेटली जिस समय एक गहन उनकी इंटेरोगेशन होगी, कन्फ्रंटेशन होगा आपस में, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, कैमरे वहां लगे होते हैं, क्या पहले कहा क्या बाद में कहा। तो इंटेरोगेशन की मैंने चीजें आप देखी हुई हैं, बहुत से केस कर रहे हैं, 1-2-3 मशहूर केस पिछले साल हुए हैं। अखबारों में, टीवी चैनल में कुछ आता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी असली बात कभी नहीं बताती है। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि बिना कोजेंट एविडेंस के उस लेडी को किसी ने अरेस्ट नहीं करना था। कोजेंट एविडेंस है, इसलिए अरेस्ट की गई है। एक सेकंड ब्रिजलाल जी से ले लूं, उसके फौरन इसी टॉपिक पे आपके साथ आऊंगी। ब्रेकिंग न्यूज की आप कर रही हैं, वो पीटर का अगर 3rd बयान है, बिल्कुल मैं आऊंगी सर आपके पास। ब्रिजलाल जी, लेकिन अगर मुझे सही याद है आरुषि मर्डर केस में वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ और करती है अंदर में, लेकिन बाहर बताती नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आकर मीडिया में सब कुछ बता दिया था। हालांकि जो आपका शक था और जिस दिशा में आप जा रहे थे, अंततः सीबीआई भी उसी सड़क पर पहुंच गई, उसी रास्ते पहुंच गई। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु, ये जो इन्वेस्टिगेशन लेवल है और कितनी खबरें मीडिया में किस तरह से दी जाएं, ये सब बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मामलों में। उस नजरिए से आपकी राय मैं इस पर जानना चाहती हूँ। हाँ, जो हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस होते हैं उसमें पुलिस पर प्रेशर बहुत रहता है, और कभी कभी जब उसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिर और मामला गंभीर हो जाता है। आरुषि मर्डर के केस जहाँ की बात है, मैं एडीजी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर था उत्तर प्रदेश का जी। और हमने, मुझे याद है 6वें-7वें दिन मैंने डॉक्टर तलवार को गिरफ्तार कर लिया था। और वो गिरफ्तारी चूंकि ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे कि उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकते थे। मुझे ये भी याद है गौतम साहब भी गए थे उस समय। उस समय डॉक्टर तलवार ने पुलिस को मिसलीड करना चाहा, अपने नौकर को मार करके उसकी लाश छत पर डाल दी, और नेपाल का था, और पुलिस से कहा देखिए साहब कि नेपाल बॉर्डर से
भाग ना जाए, वो मिसलीड करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस था, 14 या 15 दिन केवल इन्वेस्टिगेशन हमारे पास था, और जो हमारी थ्योरी थी वो सच साबित हुई। हालांकि सीबीआई ने छत का ताला तक नहीं खोला। लेकिन आप लोगों ने छत का ताला तक नहीं खोला। जी, मैंने यही कहा तो आपने सिक्योर तक नहीं किया। ऊपर जी कम से कम तो 2000 लोग क्राइम सीन पे आ गए। जी मैंने बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कुछ वो त्रुटि थी, वो त्रुटि मैं मान रहा हूं, लेकिन उसमें जो है कभी डॉक्टर तलवार उसमें जो मिसलीड करते रहे, और उसके बाद खला की देखिए जो सीबीआई ने तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था। डॉक्टर तलवार ने कभी भी किसी को मिसलीड नहीं किया। डॉक्टर तलवार ने पहले दिन ही आपको कहा कि छत का ताला खोल लें। महेश कुमार मिश्रा का बयान देख लें आप अदालत में, और टीवी पे गलत बयान दे रहे हैं आप, और उसी पर महेश कुमार मिश्रा का बयान देख लें जो अदालत में दर्ज किया हुआ है। महेश कुमार मिश्रा एसपी नोएडा ने अदालत में यह कहा कि दाताराम नवनेरिया पहला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 16 तारीख को मैंने कहा था कि छत का ताला खोल लो, और अगले दिन जब मैंने पाया कि उसने नहीं खोला तो मैंने उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी करी, और जब मैंने दाताराम नवनेरिया से यह कहा कि भाई छत का ताला क्यों नहीं खोला, तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गया। और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर तलवार ने आपको मिसलीड किया। आपने कम से कम 50,000 लोगों को तो फ्लैट पे आने लिया उस दिन। आरुषि केस में उलझने से हम इस मुद्दे से हट जाएंगे, लेकिन ये डॉक्टर तलवार ने बिल्कुल मिसलीड किया था। हाँ। और ये कहा नहीं बिल्कुल, लेकिन पुलिस आज भी मिसलीड हो सकती है ना सर। आरुषि केस में अल्टीमेट सजा हुई कि नहीं हुई? मेरा यही सवाल है कि सजा हुई कि नहीं हुई? इस केस में भी जो अक्यूज्ड है वो आपको मिसलीड कर सकता है, कई तरीके अपना सकता है, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो कहना चाहूंगा। मैं भी मीर साहब आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज। मुझे लग रहा है कई बार कि आप बार बार ये इशारा करना चाह रहे हैं कि मीडिया या हर कोई इस जंपिंग द गन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो जरा आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्यों जंपिंग द गन इसे नहीं कहते हैं। हम इस तमाम फैक्ट्स के साथ सामने आ रहे हैं। तीनों के फोन कॉल डिटेल्स निकाले गए हैं। वो कार में एक ही दिशा में पड़ रहे थे। बहुत सारे ऐसे क्लिंचिंग एविडेंस है जिसके बाद 3 घंटे की पूछताछ, और अगर आप फैक्ट्स नहीं जानते हैं तो आपको भी मैं बता दूं कि एक शख्स था जिसके पास एक हथियार था। हथियार के मामले में उससे पूछताछ हो रही थी, उसके पास इल्लीगल वेपन था। उससे पता चला कि एक महिला की हत्या हुई है। फिर धीरे धीरे करते हुए श्याम राय तक, और श्याम राय से इंद्राणी मुखर्जी तक गए। इंद्राणी मुखर्जी से 3 घंटे पूछताछ हुई, उसे हिरासत में लिया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जानकारी दी कि हमने इस आरोप में इस महिला को गिरफ्तार किया है, और हम भी आरोपी के तौर पर तमाम फैक्ट्स के साथ सामने आ रहे हैं। यह सच्चाई है कि इंद्राणी मुखर्जी की 3 शादियां हुई थी। यह सच्चाई है कि इस बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट पर उसके माता पिता का नाम नहीं, नाना नानी का नाम लिखा हुआ। ये तमाम फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं कि क्या इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ब्लॉचअप हो सकता है, या फिर जो सबूत है उससे इंसाफ मिल सकता है। देखिए, मैं इस पॉइंट पे आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन को बॉचअप करने से किस तरह रोका जाए। अभी तक जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन आज तक होते रहते हैं, होनी नहीं थी। बिल्कुल उन इन्वेस्टिगेशंस में क्या होता है जी कि पुलिस वाले जो है भी बयान लिखते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, कागज पे लिखते हैं। ठीक है। अगर आज की डेट में मुंबई पुलिस तीनों आरोपियों को कन्फ्रंटेशन के लिए बुला रहे हैं, हाँ। तो मेहरबानी करके उसको वीडियो टेप करिए, हाँ। और वो वीडियो टेप कल में जो है अदालत में बतौर साक्ष्य आप प्रस्तुत करें, जिससे कि भाई ये पता चले कि जब थाने में या कस्टडी में तीनों आदमियों से कन्फ्रंटेशन हो रही थी, क्या वो प्रेशर में थे या नहीं थे? एडमिसिबल नहीं है ये ना। अगर पुलिस करेगी क्या ऐसी कन्फ्रंटेशन की वीडियो एडमिसिबल है कोर्ट में? आप देखिए, आप ऐसा है कि पुलिस में दिया हुआ बयान, देखिए मैं ये कहूंगा कि आप आज की डेट में जो बयान आप अंडर 160 CRPC लिखते हैं, या उसके अलावा भी आप मुल्जिम की तफ्तीश करते हैं, आप उसको वीडियो टेप भी कर सकते हैं। अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जा रहे हैं, अल्टीमेटली अगर आपको क्लिंचिंग एविडेंस बनानी है, क्लिंचिंग एविडेंस आपको मिलेगी फोरेंसिक एविडेंस में। कोई भी स्टेटमेंट, फोरेंसिक एविडेंस आपको किसी सूचना तक, किसी सबूत तक ले जाता है, डेड बॉडी तक ले जाता है, तब तो वो मान्य है, अदरवाइज एडमिसिबल नहीं है। आपसे एक रिमार्क मैं इस पर चाहती हूँ, एक रिमार्क ये जो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से छोटा सा जल्दी से सुधाकर जी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कहना, मेरी तरफ है बिल्कुल। हेलो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जहां तक सवाल है,
मैं एक साफ कहना चाहता हूं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और एक्यूज का जो कंडक्ट है, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी एडमिसिबल है। तो जितने भी इसमें आरोपी हैं उनका बर्ताव कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब बातों को पुलिस कलेक्ट करेगी। और मैं ये और कहना चाहूंगा कि इसमें पुलिस कर रही है और इस समय पुलिस नहीं बताएगी और बताना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसमें मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन किया है जिसमें कि पुलिस वालों को भी आरोपी बनाया गया था। इसमें कोई बात नहीं कर रहा है कि रायगढ़ पुलिस ने क्या किया। असल में रायगढ़ पुलिस ने क्या किया वो भी सामने आना चाहिए। इसमें दो बातें हैं, पुलिस ने अच्छा काम किया है जिसकी तारीफ होनी चाहिए, काबिल तारीफ है, और दूसरी तरफ पुलिस ने गलत काम किया है। लेकिन सब कड़ियां जब हम जोड़ेंगे तो मुझे बिल्कुल शक नहीं कि इसमें बिल्कुल सजा होगी, क्योंकि कंडक्ट ऑफ द एक्यूज प्रायर टू कमीशन ऑफ द क्राइम, ड्यूरिंग क्राइम एंड सब्सिक्वेंट, ये सब एडमिसिबल है लॉ में और ये सब कलेक्ट हो रहे हैं। और ये सब कोई बताएगा नहीं इस समय। मुल्जिम के भी कुछ अधिकार है। इतना कहना चाहूंगा, अगर कोई आदमी आज की डेट में सस्पेक्ट है, मुल्जिम अच्छी तरह से हो रहा है, उसके भी कुछ अधिकार है। ये तो देश की कानून व्यवस्था है, लेकिन उसके अधिकार कभी भी उसके अधिकार हिंदुस्तान में भी नहीं होने चाहिए। देखिए, एक उसके अधिकार हिंदुस्तान में भी है, इंग्लैंड में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, हर जगह है। मुल्जिमों के अधिकार भी हैं हर जगह, तो वो भी अपने जो है भी दे हैव अ राइट दैट दे बी डिफेंडेड। बिल्कुल, हमने तो कसाब को भी डिफेंस का मौका दिया है इस देश में। इस देश में कानून व्यवस्था इसलिए मुल्जिम की संजय खन्ना को लेके गए हैं कोर्ट। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसके एक्स हस्बैंड को जो एक पार्टी है इसमें उसको कोर्ट पे लेके गए, उसने कौन सी बयान कोर्ट में दी है वो भी मेरे ख्याल से एक वैलिड है। का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी पड़ाव पर पुलिस से अगर ऐसे वक्त पर तफ्तीश में कोई लापरवाही हो गई तो कहीं वो अंजाम न देखना पड़े जैसा हमें प्रियदर्शनी मट्टू, आरुषि और न जाने कितने केसेस में देखना पड़ा है। दशकों तक हर कदम पर ऐसे मर्डर केसेस की खुद हत्या हो जाती है। कम से कम शीना को इंसाफ मिले। आप देखते रहिए आज तक।